कैटो एक सपने देखने वाला था। वह अपना दिन स्केचबुक में खोया रहता था, उन्हें अपने आसपास के चहल पहल वाले शहर से प्रेरित जीवंत भित्ति चित्रों से भर देता था। वह साधारण में सुंदरता ढूंढता था, रोजमर्रा के नजारों को असाधारण कला में बदल देता था। हालांकि उसका असली जुनून ग्राफिटी और पारंपरिक जापानी कला के मेल के जरिए खुशी, गम, क्रोध भावनाओं के सार को पकड़ने में था। यह अनोखी प्रतिभा थी जो अनजाने में उसके अंदर छिपी एक शक्ति के साथ गूंजती थी, एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में वह कभी नहीं जानता था। एक शाम 9 पूंछ वाली लोमड़ी की कथा को दर्शाते हुए एक भित्तिचित्र पर काम करते हुए कैटो ने अपनी नसों में ऊर्जा का एक झोंका महसूस किया। उसके आसपास की हवा में दरार पड़ गई, उसके ब्रश स्ट्रोक अनियमित हो गए जो एक अज्ञात शक्ति से सराबोर थे। जैसे ही उसने अंतिम स्ट्रोक समाप्त किया, भित्तिचित्र से ऊर्जा की एक शॉक वेव फट गई जो उसके अपार्टमेंट की इमारत को चीरती हुई निकल गई। कैटो अपने द्वारा किए गए विनाश को देखता हुआ डर गया। उसका हृदय उसकी छाती में धड़क रहा था। अचानक छाए हुए सन्नाटे के बीच एक बेतरतीब लय, डर तेज और ठंडा उसे जकड़ लिया। वह कोई कलाकार नहीं था, वह एक जीवित आपदा था, छिपा हुआ एक राक्षस। यह शक्ति, यह भयानक शक्ति ऐसी चीज थी जिसके लिए उसने कभी नहीं मांगा था, कभी चाहा था। इस घटना ने पूरे शहर में हलचल मचा दी, जिससे सुर्खियां बनी और डर फैल गया। कैटो बहिष्कृत हो गया। जिस चीज को वह समझता ही नहीं था, उसके लिए उसे बहिष्कृत और भयभीत किया जाने लगा। खोया हुआ और अकेला वह खुद में ही सिमट गया। उसकी दुनिया के जीवंत रंग अब निराशा से सराबोर हो गए थे। वह अपनी ही बनाई हुई एक दुःस्वप्न में फंस गया था, उस विनाशकारी शक्ति से प्रेतवाधित जो उसके भीतर छिपी हुई थी। कैटो की दुर्दशा की खबर प्रोफेसर केंजी तक पहुंची, जो एक बुजुर्ग कला संरक्षक और प्राचीन किंवदंतियों के विद्वान थे। उन्होंने विनाश से परे देखा और कैटो की कला में 9 पूंछ वाली लोमड़ी के चक्र, पौराणिक लोमड़ी आत्मा के स्पष्ट संकेतों को पहचाना। वह जानता था कि कैटो कोई राक्षस नहीं है, बल्कि एक ऐसा युवक है जिसे एक ऐसी शक्ति के लिए पात्र चुना गया है जिसे वह मुश्किल से समझता है। केंजी ने कैटो को उसके अपार्टमेंट के खंडहरों में दुबका हुआ पाया। उसकी आत्मा उसके चारों ओर की दीवारों की तरह टूटी हुई थी। उसने एक राक्षस नहीं, बल्कि एक डरे हुए बच्चे को देखा जो एक ऐसे तूफान में खो गया था जिसे उसने पैदा नहीं किया था। धीमी आवाज और जानकार निगाहों से केंजी ने कैटो को उसके वंश की सच्चाई से अवगत कराया, उसके भीतर निवास करने वाली 9 पूंछ वाली आत्मा और उस विरासत की जिसे वह प्राप्त करने के लिए नियत था। उसने कैटो का परिचय हना से करवाया, जो एक उत्साही युवती थी जिसके बाल चमकते हुए लाल थे और एक अदम्य भावना थी। केंजी ने बताया, हना पौराणिक उज्जुमा की कबीले की वंशज थी, जो सीलिंग तकनीकों में अपनी महारत और 9 पूंछ वाली लोमड़ी से अपने अनोखे संबंध के लिए प्रसिद्ध थे। वह कैटो की मार्गदर्शक होगी, इस अजीब नई दुनिया में उसकी विश्वास पात्र जिसमें उसे ढकेल दिया गया था। उनके मार्गदर्शन में कैटो अपनी शक्तियों की प्रकृति को समझने लगा। उन्होंने बताया, 9 पूंछ वाली कोई दुष्ट संति नहीं, बल्कि प्रकृति की एक आदिम शक्ति थी। उसके ब्रश पेन में लगी स्याही की तरह यह एक उपकरण, एक हथियार और सृजन का एक साधन था। यह सब धारक और उसके द्वारा किए गए चुनावों पर निर्भर करता था। हर बीतते दिन के साथ कैटो उनके शब्दों से जीवन रेखा की तरह चिपक गया। इसमें वह अकेला नहीं था, उसके पास ऐसे लोग थे जिन पर वह भरोसा कर सकता था, ऐसे लोग जो उस पर तब भी विश्वास करते थे जब वह खुद पर विश्वास नहीं करता था। कैटो का प्रशिक्षण मैदान कोई एकांत जंगल या दूरस्थ पहाड़ की चोटी नहीं था, बल्कि शहर के वे छोड़े हुए गोदाम और भुला दी गई गलियां थी। यहाँ केंजी और हना की निगरानी में कैटो ने 9 पूंछ वाली लोमड़ी की शक्ति को समझना शुरू कर दिया। डरने की बात नहीं, बल्कि उसकी कलात्मक प्रतिभा के विस्तार के रूप में। उनके ब्रश स्ट्रोक, जो कभी झिझकते और अनिश्चित थे, 9 पूंछ वाली लोमड़ी के चक्र से भरकर बोल्ड हो गए। उसने पाया कि अपनी भावनाओं को प्रवाहित करके, अपने डर और चिंताओं को अपनी कला में, वह 9 पूंछ वाली लोमड़ी की शक्ति को ऊर्जा और रंग के शानदार प्रदर्शन में प्रकट कर सकता था। ग्राफिटी उसका जुत्सु बन गया, स्प्रे कैन्स उसका कूनय। उसने विस्फोटक टैग बनाना सीखा, जो प्रकाश और ध्वनि के जीवंत विस्फोटों से विस्फोटित होते थे। विस्फोटों की शक्ति को उसकी कलाई के एक झटके से नियंत्रित किया जाता था। उसने पाया कि अपने चक्र को अपने ब्रश स्ट्रोक में केंद्रित करके वह ऐसे भ्रम पैदा कर सकता था जो इतने वास्तविक थे कि आंखों को धोखा दे सकते थे। जीर्ण शीर्ण इमारतों को शांत परिदृश्यों में बदलना और राक्षसी जीवों को हानिरहित भ्रम में बदलना। हर स्ट्रोक के साथ, रंग के हर छींटे के साथ कैटो अधिक आत्मविश्वासी, अधिक नियंत्रण में बढ़ता गया। वह हना के शब्दों में सच्चाई देखने लगा। 9 पूंछ वाला कोई अभिशाप नहीं था, ये उसका एक हिस्सा था, और किसी भी अन्य अंग की तरह वह इसे अपनाने के लिए, इसे समझने के लिए चुन सकता था, इसे अपना बनाने के लिए। कैटो की क्षमताओं के बारे में
उसके पास मौजूद कच्ची शक्ति के बारे में पूरे शहर में फैल गया, जो शैडो सिंडिकेट के कानों तक पहुंचा, जो एक गुप्त संगठन था जो अपने नापाक उद्देश्यों के लिए अलौकिक क्षमताओं का उपयोग करने का जुनून रखता था। उन्होंने कैटो को एक हथियार के रूप में देखा जिसे नियंत्रित किया जा सकता है, एक साधन। सिंडिकेट, जिसका नेतृत्व केवल क्यूरेटर के रूप में जाना जाने वाला रहस्यमय व्यक्ति करता था, दुनिया को अपने ही विकृत डिजाइन के कैनवास के रूप में देखता था। उनका मानना था कि शक्ति, खासकर 9 पूंछ वाली लोमड़ी जैसी विशाल शक्ति, उनके हाथों में होनी चाहिए। वे दुनिया को अपनी छवि में ढालेंगे और कैटो, चाहे उसे ये पसंद आए या न आए, उनका साधन होगा। शहर में अजीबोगरीब घटनाओं और गुमशुदगी की फुसफुसाहट कैटो तक पहुंची। उसने देखा कि छायादार आकृतियां उसकी आंखों के किनारे दुबकी हुई हैं, उनकी निगाहें अनकहे इरादे से भारी हैं। उसके हृदय में भय समाता गया। वह जानता था कि उसे देखा जा रहा है, शिकार किया जा रहा है। वह अब केवल एक अजीबोगरीब उपहार वाला लड़का नहीं था, वह एक लक्ष्य था, एक ऐसे खेल का मोहरा जिसे वह समझता नहीं था। 9 पूंछ वाली लोमड़ी की शक्ति का बोझ और भारी हो गया। वह खतरे की और उसकी जिम्मेदारी की याद दिलाता रहा।